नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सलोनी मलिक। अगर आपको या आपके परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो आप इसे नजरअंदाज ना करें और तुरंत कोरोना वायरस का टेस्ट कराएं, क्योंकि देखने में आया है कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसकी एक वजह ये भी है कि कई लोग सही वक्त पर टेस्ट नहीं करवाते हैं और इलाज भी नहीं करवाते हैं और इसे लेकर नजरअंदाज करते हैं। एएनबी न्यूज आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर दिखे कोरोना के लक्षण तो जल्द कराएं जांच और वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। सुशांत केस में नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें कि ईडी दफ्तर में रिया चक्रवर्ती पहुंची है। पैसों को लेकर रिया से पूछताछ की जा रही है। मुंबई के ईडी दफ्तर में रिया से पूछताछ हो रही है। सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए निकालने का आरोप लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस का मामला जो है वो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। गुत्थी उलझती जा रही है। ऐसे में अब रिया चक्रवर्ती ईडी दफ्तर पहुंची है। पैसों को लेकर रिया से पूछताछ की जा रही है। मुंबई के ईडी दफ्तर में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जा रही है। सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए निकालने का आरोप लगा है। सुशांत सिंह राजपूत केस में ईडी के ऑफिस में पूछताछ के लिए रिया चक्रवर्ती पेश हुई हैं। इस मामले में पूछताछ के लिए अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। बता दें कि इस बारे में रिया चक्रवर्ती के वकील ने ईडी से गुहार की थी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है तब तक इस मामले में ईडी उनसे पूछताछ नहीं करे, लेकिन ईडी ने इनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। आपको बता दें कि 12 बजे ईडी ने रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके लिए अपना बयान दर्ज कराने के लिए रिया चक्रवर्ती ईडी के सामने पेश हुई। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई के साथ ही ईडी भी जांच कर रहा है। ऐसे में आज ईडी ने रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद रिया अब ईडी के ऑफिस पहुंच चुकी हैं और उनसे पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने ईडी के सामने पेश नहीं होने की अपील की थी, लेकिन रिया की इस अपील को प्रवर्तन निदेशालय ने खारिज कर दिया था। ज्यादा जानकारी के लिए सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। सत्यप्रकाश सोनी, ईडी के सामने रिया चक्रवर्ती पेश हुई हैं और पूछताछ जारी है, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जिस तरह से लगातार एक आवाज लगाई जा रही थी कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती को ईडी के पास जाना ही होगा। ऐसे में आज ईडी जो है रिया चक्रवर्ती को अपने पास बुला ले लिया है। हालांकि पूछताछ लगातार जारी है, लेकिन अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि आखिर किस तरह की जो है जानकारी दे पा रही है। लेकिन इतना तो तय है कि ईडी जो है पूरी मुस्तैदी के साथ ये जानकारी लेने में लगी है कि पूरा मामला, पूरा वाकया जो सुशांत सिंह के साथ हुआ था, सुशांत राजपूत के साथ हुआ था, वो उसमें किस तरह से किसका क्या क्या रोल है। हालांकि जिस तरह से एफआईआर दर्ज किया गया है उसमें भी बताया गया है कि मनी लैंडिंग का भी मामला उसमें खुलासा किया जा सकता है। सत्यप्रकाश सोनी, आपसे जानना चाहेंगे और किस किस को बुलाया गया है, किस किस को सम्मन दिया गया है इस मामले में? देखिए, रिया चक्रवर्ती के अलावा उनके परिवार के करीब 5 से 6 लोगों के ऊपर भी एफआईआर दर्ज किया गया है, जिनका नाम का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन उनके परिवार से बाकी लोग हैं जिनको बारी बारी से बुलाया जाएगा। सत्यप्रकाश सोनी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, क्या आने वाले समय में ये लगता है कि इस मामले में कोई और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं? देखिए, ये पूरा मामला जो अब रिया चक्रवर्ती के बयान के ऊपर डिपेंड करता है कि रिया चक्रवर्ती किन किन लोगों का नाम लेती है। हालांकि जो ईडी लगातार जो कड़ी दर कड़ी परत खोलेगी और जिन जिन का नाम इस पूरे मामले में सामने आता जाएगा उन लोगों से जांच की जाएगी। फिलहाल जो है पूरा जो केंद्र है अब जो है रिया चक्रवर्ती बनी हुई है, जो अभी पूछताछ जारी है। इस मामले में सामने ये भी आया है कि ईडी ने 30 सवालों की लिस्ट बनाई हुई है। जी, पूरा 30 सवालों का जो जवाब ईडी चाहती है इनसे,
लेकिन रिया चक्रवर्ती का कहना है कि न्यायपालिका पर हमें भरोसा है, तो ये जो जल्दबाजी की गई है ईडी के पास जांच, वो कहीं न कहीं उससे नाखुश जो है रिया चक्रवर्ती नजर आ रही है। ऐसे में अब किन किन सवालों को जवाब देती है या नहीं देती है, अब ईडी के ऊपर डिपेंड। लेकिन ऐसे में रिया चक्रवर्ती ने अपील भी की थी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में किसी जो मामला चल रहा उनका एफआईआर को लेके उसमें कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक ईडी उनसे पूछताछ ना करे। रिया के वकील ने भी यही अपील की थी। देखिए आज भी रिया का यही स्टेटमेंट था कि ईडी के पास जाने से बेहतर है कि न्यायपालिका का जो है कुछ न्याय आ जाए, उसके बाद ईडी अगर स्टेप करती तो ठीक होगा, बेहतर होगा। लेकिन अब ईडी के ऊपर कोई नहीं है, इसलिए ईडी अब अपने तरीके से पूछताछ करेगी। उसके बाद जो खुलासा कुछ भी आएगा उसके वो सारी चीजें जो है न्यायपालिका के सामने पेश की जाएगी, इस तरह का कहना है ईडी का। सत्यप्रकाश सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई के साथ साथ प्रवर्तन निदेशालय भी जांच कर रहा है। ऐसे में आज ईडी ने रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती अब उनके ऑफिस में मौजूद है और उनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं होने की अपील की थी, लेकिन रिया की इस अपील को ईडी ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद अब रिया को पेश ही होना पड़ा। सोशल मीडिया पर रिया की तस्वीरें भी सामने आई हैं और बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने अपील में कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरी नहीं हो जाए तब तक के लिए उसके बयान को दर्ज ना किया जाए। आपको बता दें कि समन उनको भेजा गया मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर उनको समन भेजा गया था, ईमेल भी की गई थी। और वहीं आपको बता दें कि अभिनेत्री ने इसका जवाब ईमेल से दिया था। दरअसल सुशांत केस की जांच पहले मुंबई पुलिस कर रही थी, लेकिन अभिनेता के पिता के सिंह की पटना में करवाई गई एफआईआर के बाद केस में बिहार पुलिस भी शामिल हो गई। एफआईआर में रिया और उनके परिवार पर कई संगीन आरोप लगाए गए थे, जिसमें रिया की ओर से सुशांत के पैसों के लेन देन करने का भी आरोप था। ऐसे में ईडी भी अब इस मामले में जांच कर रहा है। वहीं नई शिक्षा नीति पर पीएम नरेंद्र मोदी बोले हैं कि नई शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की नींव तैयार करने वाली है। 3 से 4 साल के विचार विमर्श के बाद नीति को स्वीकृत किया गया। नई शिक्षा नीति युवाओं को तैयार करने वाली है। आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की नींव तैयार करने वाली है। 3 से 4 साल के विचार विमर्श के बाद नीति को स्वीकृत किया गया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को तैयार करने वाली है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हर देश अपनी शिक्षा व्यवस्था को राष्ट्रीय मूल्य के साथ जोड़ते हुए अपने राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुसार सुधार करते हुए चलता है। मकसद ये होता है कि देश की शिक्षा व्यवस्था अपनी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को भविष्य के लिए तैयार रखे, भविष्य तैयार करे। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार भी यही सोच है। वहीं उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में ये इवेंट बहुत महत्वपूर्ण है और इसी के साथ ही इस कॉन्क्लेव में भारत के एकजुट वर्ल्ड को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। ज्यादा जानकारी के लिए राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजीव तिवारी, नई शिक्षा नीति पर पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया। देखिए जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति को लेकर आज जो संबोधित किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये जो इतने लंबा समय लगा नई शिक्षा नीति को बनाने के लिए और कहीं ना कहीं जो उनकी नीतियां थी वो कहीं ना कहीं कारगर होती नजर आएगी, क्योंकि नई शिक्षा नीति का मतलब यही है कि नए तरीके से एक नई शिक्षा को सामने लेके आना। जो पुराना शिक्षा विभाग चल रहा था, जो पुराना नीतियां चल रही थी, उसको चेंज करके अब नई शिक्षा नीति में शिक्षा के अंदर एक नया डेवलपमेंट लेके आया जाएगा और जबकि कोशिश ये की जाएगी नए तरीके से हर चीज की पहलू को देखा जाए और नई शिक्षा के आधार से कार्य किया जाए। जी
राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे कि स्थानीय भाषा पर ही क्यों फोकस किया गया? देखिए बिल्कुल जो स्थानीय भाषा है उसको कहीं ना कहीं डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। यानी कह सकते हैं जो नरेंद्र मोदी जी का जो कहते हैं जो नीति थी, यानी कि लोकल से वोकल बनने की, कहीं ना कहीं ये भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके ग्रामीण लोग जो है वो कहीं ना कहीं नई शिक्षा के आधार पर चलेंगे तो कहीं ना कहीं जरूर सरकार को काफी फायदा होगा, जनता को फायदा होगा। तो नई शिक्षा का यही है तरीके से। ठीक है राजीव तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि इस बात को कोई विवाद नहीं है कि बच्चों के घर की बोली और स्कूल में पढ़ाई की भाषा एक ही होने से बच्चों के सीखने की गति बेहतर होती है। ये बहुत बड़ी वजह है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ने पर सहमति दी गई है। अभी तक जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें वाइट टू थिंक पर फोकस रहा है, जबकि इस शिक्षा नीति में हाउ टू थिंक पर बल दिया जा रहा है। वहीं केरल के इडुक्की जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राजमाला में भूस्खलन हुआ है, जिसके चलते 5 लोगों की मौत हो गई है और 10 लोगों को बचाया गया है। पुलिस के साथ दमकल विभाग भी मौके पर मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं केरल से, जहां भूस्खलन हुआ है जिसकी वजह से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और वहीं 10 लोगों को अभी तक बचाया जा चुका है। केरल राज्य के इडुक्की जिले में भूस्खलन आने की खबर सामने आई है, जिसके चलते अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, 10 लोगों को बचा लिया गया है। ये भूस्खलन जिले के राजमला इलाके में हुआ। आपको बता दें कि यहाँ भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। यहां अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। मामले में जिला एसपी का कहना है कि भूस्खलन ऐसे स्थान पर हुआ है जहां चाय बागवान के श्रमिक रहते हैं। हमें फंसे हुए लोगों की सटीक संख्या तो नहीं पता, लेकिन इतना कह सकते हैं कि यहां कम से कम 3 परिवार फंसे हुए हैं। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि इडुक्की के राजमला इलाके में भूस्खलन के पीड़ितों को बचाने के लिए राष्ट्रीय आपदा। आपको बता दें कि इस वक्त की अगली बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के नए अध्यक्ष पद पे नियुक्त हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नए अध्यक्ष के रूप में 12 मई 2021 तक कार्यकाल रहेगा। अभी भी यूएससी में 1 सदस्य का पद खाली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके पहले यूपीएससी के अध्यक्ष अरविंद सक्सेना रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और 12 मई 2021 तक कार्यकाल रहेगा इनका। अभी भी यूपीएससी में 1 सदस्य का पद खाली है और बता दें कि इसके पहले यूपीएससी के अध्यक्ष अरविंद सक्सेना रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी और 12। आपको बता दें कि अभी भी यूपीएससी में 1 पद खाली है और इसके पहले अरविंद सक्सेना अध्यक्ष रहे थे यूपीएससी के। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नए अध्यक्ष के रूप में 12 मई 2021 तक कार्यकाल रहेगा। ज्यादा जानकारी के लिए राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव तिवारी, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के नए अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए हैं। जी बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से नए यूपीएससी के जो अध्यक्ष पद बने हैं प्रदीप कुमार जी, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि प्रदीप कुमार जी को इसके लिए एजेंट चुना गया है केंद्र सरकार की तरफ, क्योंकि केंद्र सरकार को पहले ही लग रहा था कि प्रदीप कुमार जी काफी बेहतर हैं यूपीएससी के नए अध्यक्ष बनने के लिए। मगर कहीं ना कहीं ये देखना होगा जिस तरीके से यूपीएससी के जो नए एग्जाम जो आए थे यानी 2019 के, वो कहीं ना कहीं सराहनीय है और उसी को देखते हुए प्रदीप कुमार जी को नया अध्यक्ष पद दिया गया है। जी
राजीव तिवारी, इनके बारे में जानना चाहेंगे, इससे पहले ये कहां पर कार्यरत रहे हैं और इनकी हिस्ट्री क्या रही है? देखिए, प्रदीप कुमार जी की बात करें तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि काफी इनके सराहनीय रहा है, क्योंकि इनका जो कार्यकाल रहा है अभी तक वो काफी सराहनीय रहा है और लगातार इन्होंने हर तरीके से हर उम्मीद को पूरा किया गया। मगर कहीं ना कहीं बात करें जिस तरीके से केंद्र सरकार ने इनको चुना गया है, तो कहीं ना कहीं जो इनकी पिछली उपलब्धियां थी उनको मद्देनजर रखते हुए ही इनको चुना गया। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि ये आगे भी इसी तरीके की भूमिका निभाते हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को काफी ठीक है राजीव तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। न्यूज़ 12:30 में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।